स्टार्ट। आदरणीय सदस्यों, भारत गणराज्य की सर्वप्रथम संसद के जो हमारे संविधान के अनुसार चुनी गई है सदस्यों के रूप में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। विधानसभाओं की रचना और राज्य के अधिपति संबंधी संविधान के उपबंधों और उसमें पूरी तरह से कार्यान्वित किया है और इस प्रकार से हमने अपनी यात्रा की एक मंजिल पूरी कर ली है। जैसे ही यह मंजिल समाप्त होती है दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है। कोई भी जाति या राष्ट्र अपनी भावी निर्माण यात्रा में आराम से नहीं बैठ सकता है। 70 करोड़ से अधिक भारतीयों द्वारा नवनिर्वाचित सदस्य के संसदों के रूप में आप ऐसी यात्री हैं जिन्हें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। आपका यह बड़ा सौभाग्य है। आप भी भारी उत्तरदायित्व के पात्र हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे अपने प्राचीन देश और उसमें बसने वाले करोड़ों नर नारियों का ध्यान हो उठा है। भाग्य हमारे सामने है और यह हमारा काम है कि हम उनके निर्माण को स्वीकार करें। वह आह्वान महान भारत देश की सेवा के लिए, जिसने इतिहास के उषा काल से ही, जबकि वर्षों पूर्व उसकी कहानी आरंभ हुई थी, सुदिन और दुदिन दोनों ही देखते हैं। इस दीर्घकाल में इस देश का महान गौरव भी मिला है और हमारा भाग्य विपत्ति में भी रहा है। अब जबकि हम भारत की लंबी कहानी का नया अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, हमें पुनः यह निर्णय करना है कि हम उसकी सर्वप्रथम सेवा किस प्रकार प्रारंभ कर सकते हैं। आपके और मैंने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने व्रत में सत्यनिष्ठ सिद्ध हो और इसे पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। सुदीन काल की पराधीनता के बाद ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति की। सब कुछ सहकर भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, बचाना है और बढ़ाना है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के आधार पर ही तो प्रगति की जा सकती है। किंतु केवल स्वतंत्रता ही प्राप्ति नहीं है, उसे अपने साथ जनता को भी कुछ सुख लाभ करना चाहिए और वे जिन बोझों से दबे हुए हैं उनको कम करना चाहिए। इसीलिए यह बात हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है कि हम तेजी से साथ जनता की आर्थिक उन्नति करने के लिए जुट जाएं और क्षमता और सामाजिक आर्थिक न्याय के दोनों उच्च आदर्श हमारे संविधान में अंकित है, उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करने लगे हैं। अपने सारे इतिहास में भारत के मानवता अधिकारों के प्रति अन्य प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व किया है। संभवतः भारतवर्ष का विशिष्ट लक्षण यही रहा है कि अभी हाल ही में उस प्राचीन भावना के उत्तम प्रतीक को हमने महात्मा गांधी के रूप में देखा है, जिन्होंने अपने नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनकी दृष्टि में राजनीति स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक महत्वपूर्ण कदम था, पर मानवता का ही महत्तर स्वतंत्रता की दृष्टि से वह केवल एक प्रयास मात्र था। पैरा। भारत सरकार देश की आर्थिक स्थिति का बराबर घोर करती रही है। मैंने संसद के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों पर थोड़ी कमी का उल्लेख किया था। कमी की ओर यह झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और जोर से बढ़ गया है। कुछ अंश में यह सारे संसार में चीज़ों की कीमतों के पुनर्समायोजन के कारण हुआ है। जो कमी 1950 में हुई थी वह कोरिया में युद्ध आरंभ हो जाने के कारण कुछ रुक सी गई थी। कोरिया में विराम संधि की आशा की झलक से कीमतों के पुनर्समायोजन की यह प्रक्रिया जोर पकड़ रही है। देश में अधिक उत्पादन होने से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमतों का अधिकाधिक विरोध किए जाने से इस पुनर्समायोजन के झुकाव को और भी बल मिला है। रुपए और साख संबंधी सरकारी नीति ने भी, जो मुद्रास्फीति रोकने के विचार से प्रारंभ की गई थी, दामों को गिरने से सहायता मिल सकती थी। जो लोग वाणिज्य और कारोबार में लगे हैं वे, और विशेषकर कपड़े और पटसन की बुनाई के कारोबार में जो मूल्य गिरावट आने से कुछ संकट आया है, इससे हमारे निर्यात से जो आयात हुआ है उसमें जो भी होने लगी है, हमारी सरकारी स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है, जिससे इसका हमारे यहाँ के उत्पादन पर जो लोग
गो का धंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव पड़े, उसका विचार है कि मूल्यों को एक उचित स्तर पर ठहरा देने के लिए जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह करेगी। इस बात पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय स्थापित किया गया है। सरकार के कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना किए जाने से स्पष्ट है कि इस और विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने पिछले वर्ष संसद को आश्वासन दिया था कि समाचार पत्रों संबंधित विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक पत्र का आयोग नियुक्त किया गया है। आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ही ऐसा आयोग नियुक्त करेगी। ऐसा सोचा गया है कि संसद के सामने समाचार पत्र कानून जांच समिति के सिफारिशों से अर्धभूत एक विधेयक उपस्थित किया जाएगा। संसद का यह सत्र विशेष रूप से बजट का काम करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिए शायद बहुत समय मिलेगा। 1992-93 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आय व्यय का अनुमान पत्र पेश किया जाएगा और लोकसभा के सदस्यों का खर्च भी मांगों पर विचार करके उनको पारित करना होगा। अंतकालीन संसद के अंतिम सत्र के बाद सौराष्ट्र पोर्टल डेवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था। वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधेयक के रूप में आएगा। आपसे निवेदन किया जाएगा कि आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें। एक अध्यादेश 1950 को जारी रखने के लिए जारी किया जाएगा। पैरा प्रारंभिक दौर के भारतीय राष्ट्रवादी नेता का विश्वास था कि राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधे संघर्ष का कार्यक्रम इतिहास की कार्यसूची में अभी नहीं था। कार्यसूची में था राष्ट्रवादी भावना का पैदा किया जाना, उसे गहन करना, राष्ट्रवादी राजनीति के दायरे में भारतीय जनता को अधिक संख्या में लाना और उन्हें राजनीति और राजनीतिक आंदोलन और संघर्ष के लिए प्रशिक्षित करना। इस दृष्टि से पहला महत्वपूर्ण कार्य था राजनीति प्रश्नों में जनता की रुचि उत्पन्न करना और देश में जनमत का संगठन। दूसरा, देशव्यापी स्तर पर लोकप्रिय मांगों का व्यवस्थित रूप से रखना ताकि विकसित होता हुआ जनमत के सहारे देश का ध्यान आकर्षित कर सके। पहले चरण में महत्वपूर्ण था कि राजनीति दृष्टि से देशवासियों और राजनीतिक नेताओं कार्यकर्ताओं में राष्ट्र एकता की भावना का जागरण हो। प्रारंभिक दौर में राष्ट्रवादी इस तथ्य के प्रति पूर्णतः सतर्क थे कि भारतीय निर्माण की प्रक्रिया में है। भारतीय राष्ट्रीयता धीरे धीरे अस्तित्व में आती रही। अंत यह मानकर नहीं चला जा सकता कि इसकी सिद्धि हो गई है। राजनीतिक नेताओं के क्षेत्र में जाति और धर्म के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर राष्ट्रीय एकता की भावना को गहराने और विकसित करने का काम निरंतर और अनिवार्य रूप से करना ही था। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आशा की थी कि वह देश के विभिन्न भागों के सक्रिय राष्ट्रवादियों के बीच मित्रता के संबंधों को बढ़ाएंगे। इस दिशा में एक छोटी सी शुरुआत करेंगे। प्रारंभ दौर के राष्ट्रवादियों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक मांगों को इस दृष्टि से तैयार किया था कि ताकि वे भारतीय जनता को एक समान आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठनबद्ध कर सके। पैरा संभवतः प्रारंभिक दौर में राष्ट्रवादियों को सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक काम उसका साम्राज्यवाद और आर्थिक विवेचना था। उन्होंने इस वक्त के आर्थिक शोषण के तीनों रूप यानी व्यापार, उद्योग और वित्त पर नज़र रखी। वे अच्छी तरह समझ गए कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद के पीछे सार दृष्टि भारतीय अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के अधीन रखना है। उन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूलभूत लक्षणों को विकसित करने के लिए प्रयत्न पर जोर दिया। उन्होंने उपनिवेशवाद के ढांचे पर खड़ी सरकार की प्राय सभी आर्थिक नीतियों के विरोध में प्रभावशाली आंदोलन आयोजित किए। अलावा इसके उन्होंने आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह पैरवी की थी कि भारत में ब्रिटेन की आर्थिक अधीनस्थता कम हो जाएगी, यहाँ तक कि उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इस दौर में राष्ट्रवादियों ने भारत की बढ़ती हुई गरीबी पर चर्चा अपने लेखों और भाषणों में निरंतर की।